हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा क्लासेज। स्वागत है आप सबका शिक्षा क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं मोटर के बारे में। आज हम लोग देखेंगे एसी मोटर के बारे में, यानी कि प्रत्यावर्ती मोटर के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से हाई स्कूल के बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम एसी मोटर के बारे में एकदम अच्छे से अध्ययन करेंगे और इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एसी मोटर के बारे में। ठीक, तो इस मोटर को पहले समझने से पहले हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं कि इसमें क्या कैसे है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक वैज्ञानिक थे आर्स्टेड नाम के। ठीक, एक वैज्ञानिक थे आर्स्टेड नाम से, वो बोले थे कि यदि हमें विद्युत कहीं पर है तो उस विद्युत के चारों ओर चुंबक अपने आप उत्पन्न हो जाता है। ठीक, यानी कि कहने का मतलब आर्स्टेड साहब ने क्या बोला कि यदि कहीं पर भी धारा का प्रवाह हो रहा है तो उसके चारों तरफ चुंबक अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं यह एक तार है। क्या है? एक तार है। इस तार का नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक, अब जब इस तार में धारा यहां से इधर जाएगा, जब धारा इधर से इधर जाएगा, तो आर्स्टेड साहब ने क्या बोला था कि इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग चुंबक का अनुभव कर सकते हैं। चुंबक क्या होता है कि जो लौह पार्टिकल होता है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले। यानी कि जो आर्स्टेड साहब ने बोला, उन्होंने बोला कि अगर हमें कहीं पर धारा प्रवाहित करें, कहीं पर करंट का फ्लो करें, तो उसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबक का जो प्रभाव है आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक आए फैराडे। फैराडे ने क्या बोला कि आर्स्टेड साहब ने बोला है कि धारा से चुंबक उत्पन्न हो गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग चुंबक से धारा का उत्पन्न करें। बात समझ में आया? यानी कि आर्स्टेड ने बोला था कि धारा से चुंबक उत्पन्न हो जाता है, चुंबक का प्रभाव। तो फैराडे ने कुछ टाइम के बाद बोला या फिर सोचा कि जब उन्होंने ऐसा बोला कि विद्युत से चुंबक उत्पन्न हो जा रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि चुंबक से विद्युत उत्पन्न हो जाए। उन्होंने इस पे बहुत निष्कर्ष किया और अंत में उन्होंने वह निष्कर्ष सिद्ध भी कर दिया कि हाँ, चुंबक से धारा या करंट उत्पन्न हो सकता है, बशर्ते कि दोनों में से कोई एक गतिमान होना चाहिए। बात समझ में आया? यानी कि चाहे चुंबक गतिमान रहे या फिर जो वह करंट का फ्लो हो रहा है वह गतिमान रहे। इतना बात समझ में आ गया? तो उन्हीं के थ्योरी से यह जो एसी मोटर है उसी का वह निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है? आइए हम लोग देखते हैं। क्योंकि फैराडे ने बोला था कि हम लोग चुंबक के द्वारा करंट का उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते उसमें शर्त क्या होनी चाहिए कि दोनों में से कोई एक गतिमान होना चाहिए। ठीक, तो आइए हम देखते हैं एसी मोटर के बारे में। एसी मोटर, ठीक, तो एसी मोटर या फिर इसको हम कह सकते हैं प्रत्यावर्ती भी मोटर बोल सकते हैं। ठीक, तो एसी मोटर क्या होता है कि यहां पर आप लोग देख रहे हैं एक यन एक यस, यह दो प्रबल चुंबक है। जैसे कि यहां पर लिखा भी गया है एक यन और एस है, दो प्रबल चुंबक है। एन का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ, और एस का मतलब क्या हुआ, साउथ। यानी कि नॉर्थ और साउथ है, दो प्रबल चुंबक है। ठीक, और इसके बीच में, दोनों चुंबकों के बीच में एक कुंडली रखी गई है जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब यह आर्मेचर बना कैसे होता है उसको देख लेते हैं। मान लीजिए यह एक नर्म लोहा होता है। क्या होता है? नर्म लोहा। अब इसे नर्म लोहे पे हम लोग क्या करते हैं, एक कार्बन का तार आता है या कापर का तार आता है। नर्म लोहे के ऊपर हम कापर के तार को ऐसे लपेट देते हैं। इतना बात समझ में आया?
यानी कि आर्मेचर को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नर्म लोहा लेते हैं और नर्म लोहे के ऊपर क्या करते हैं, जो कॉपर का तार होता है उसको लपेट देते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब क्या करते हैं, इस लिपटे हुए जो तार है, जो यह नर्म लोहा है, जो लिपटा हुआ नर्म लोहा है कॉपर के तार का, उसको आयताकार के रूप में बदल लेते हैं, यानी कि इस प्रकार से। बात समझ में आया? यानी कि इसी को उठाकर हम आयताकार में बदल लेते हैं। उसको कहाँ रखते हैं, दोनों चुंबक के बीच में। इतना बात समझ में आ गया? इतना क्लियर है? यानी कि जो नर्म लोहा के ऊपर जो कॉपर का तार लपेटा गया है, उसको हम क्या करते हैं, दोनों चुंबक के बीच में रख देते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। ठीक, अब होता क्या है, एक चीज पहले आप लोग जान लीजिए कि जो चुंबक होता है, जो उसका चुंबकीय फ्लक्स होता है, जो उसका मतलब प्रभाव होता है, यूं हम लोग कह सकते हैं, जो उसका चुंबक का प्रभाव होता है हमेशा वह नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। मान लीजिए यह एक चुंबक है, यह एक चुंबक N और S, यह एक चुंबक है, जो इसका प्रभाव होगा हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। ठीक, हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, लेकिन ये एक दूसरे को काटेगा नहीं, ये दूसरे को काटेगा नहीं। बात समझ में आया? तो इसी प्रकार यह जो इसका जो चुंबक का जो प्रभाव है, हमेशा जो चुंबकीय फ्लक्स को होगा वह नॉर्थ से साउथ में जाएगा। सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जो चुंबक होगा, जो इसका चुंबकीय इसको प्रभाव बोले या चुंबकीय फ्लक्स बोले, हमेशा नॉर्थ से कहा जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा। ठीक, अब ये जो आर्मेचर लगा है इसके बीच में, जो यह नर्म लोहे वाला आर्मेचर लगा है, यह इसके बीच में घूमते रहता है कुछ इस प्रकार से। बात समझ में आया? यानी कि दोनों चुंबक के बीच में जो आर्मेचर लगा है वह घूमता रहता है इस प्रकार से। ठीक, एक चीज और ध्यान दीजिए कि उसमें होता क्या है, जब चुंबक यहां से इसका प्रभाव यहां जाएगा, कुछ इस प्रकार से जाएगा। मान लीजिए यहां से चुंबक का प्रभाव यहां ऐसे आ रहा है, यहां पर चुंबक का जो प्रभाव है N से S की तरफ जा रहा है। ठीक, तो यदि इसके बीच में हम एक टुकड़ा घुमाएं, ऐसे टुकड़ा घुमाएं, तो होगा क्या, यह इसके प्रभाव को काटेगा। यानी कि ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक साइड इधर है, एक साइड इधर है। ठीक, और इसका प्रभाव यहां से इस साइड में आ रहा है, यानी इस साइड से इस साइड में आ रहा है इसका प्रभाव। तो हम लोग क्या देखेंगे, जब प्रभाव ऐसे जाएगा और इसके दोनों के बीच में हम कुछ घुमाएं, ऐसे कुछ घुमाएं, तो क्या होगा, ये कटेगा कि नहीं कटेगा प्रभाव। यूं हम समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए बारिश के मौसम में जब बारिश होता है, बात समझ में आ रहा है, जैसे बारिश होता है तो हम उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, एक तल हमने इस पृथ्वी को ले लेते हैं और एक तल ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, बादल को। तो जब बादल से पानी पृथ्वी पे गिरता है, यानी कि उसका प्रभाव कहां से, ऊपर से नीचे है। बात समझ में आ रहा है? यानी जो पानी गिरता है ऊपर से नीचे गिरता है। उसी प्रकार से जो चुंबक का प्रभाव होता है वह नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। ठीक, क्लियर है? तो जब बादल से पानी नीचे की तरफ गिरता है और हम लोग क्या करें, एक कोई तह ले लें, कुछ इस प्रकार से एक तह ले लें और क्या करें, उसको ऐसे पानी में करें, ऐसे या फिर ऐसे पानी में घुमाएं, ऐसे पानी में घुमाएं, तो होगा क्या, जो पानी गिर रहा है, जो उसका लेयर, जो उसका बूंदे गिर रही है इससे पानी की, वह कटेंगे ऐसे। बात समझ में आ रहा है? यानी जब पृथ्वी और बादल के बीच में कोई तह ऐसे करेंगे या फिर ऐसे करेंगे, तो होगा क्या, जो पानी गिर रहा है, जो उसका बहाव है, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो उसका एक कंटिन्यूटी बनी है वह कटती है बार बार। यानी कि जो उसकी कंटिन्यूटी बनी है वह कटेगी बार बार। ठीक, तो उसी प्रकार इसमें जब यह नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, तो जो इसकी कंटिन्यूटी है वह कटेगी। यहां से मान ली ऐसे यह कटेगी कि नहीं कटेगी, यहां से ऐसे कटेगी, ऐसे कटेगी ऐसे। ठीक है,
तब यह जितना कटेगा, यानी कि इस आर्मेचर के द्वारा चुंबक का प्रभाव जितना कटेगा उतना ही धारा हमको अधिक मिलेगा। इतना बात क्लियर है? यानी कि इस आर्मेचर के द्वारा जितना हम उसके प्रभाव को या चुंबकीय फ्लक्स को जितना काटेंगे उतना धारा ही हमको मिलेगा। इतना बात समझ में आ गया। जैसे ही यह घूमा ऐसे और उसके प्रभाव को काटा या उसके फ्लक्स को काटा, वैसे हमको यहां पर धारा मिल जाएगा। इतना बात क्लियर है? यानी कि जैसे यह दोनों प्रबल चुंबक के बीच में आर्मेचर घूमेगा हमको तुरंत धारा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमको धारा यहां मिल जाएगा यहां पर, तो हम लोग उसका उपयोग कैसे करेंगे? अब अभी मान लीजिए जैसे कि यह दो तार है, यह दो तार कुछ इस प्रकार से लगा है। जब यह घूमेगा और हम लोग यहाँ बल्ब लगा दें तो प्रकाश देगा ही देगा, लेकिन जैसे ही यह घूमेगा ऐसे, जैसे ही घूमेगा और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक बल्ब लगा दें, यहाँ पर एक क्या लगा दें? बल्ब लगा दें। क्योंकि बल्ब क्या होगा? फिक्स होगा। बल्ब यहाँ तो फिक्स ही रहेगा, बल्ब यहाँ फिक्स रहेगा। तो जैसे ही आर्मेचर या कुंडली यूं बोले, जैसे ही आर्मेचर घूमेगा दोनों तार एक में ऐड जाएगा, दोनों तार इस प्रकार से एक में ऐड जाएगा, ऐसे ऐड जाएगा। ठीक, इतना बात समझ में आ रहा है? अब जब तार ऐड जाएगा तो वह तार ऐड कर क्या होगा? टूट जाएगा। ठीक, इतना बात समझ में आया? अब इसी तार को टूटने से बचाने के लिए, इसी तार को, यह तार टूटे ना, इसी तार को टूटने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसी तार को टूटने से बचाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सर्पी वलय का। अब सर्पी वलय क्या होता है? जैसा कि नाम से ही जाए, सर्पी में सरकने वाला। ठीक, सर्पी वलय, जो सर्पी वलय होता है वह तांबे का छल्ला होता है, यानी कि वह तांबे का बना होता है। या आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यह सर्पी वलय इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सर्पी वलय बोलते हैं। ठीक, यानी जब जो यह आर्मेचर होता है, जो इसका तार निकला रहता है ऐसे, जो यह तार निकला है इसका संबंध एक सर्पी वलय से है और दूसरे तार का संबंध एक सर्पी वलय से है। इतना बात समझ में आया? ठीक, यानी कि जब अब आर्मेचर घूमेगा ऐसे, तो ऐसे सर्पी वलय भी सर्कल में घूमेगा। ऐसे बात समझ में आया? जैसे यह आर्मेचर घूमेगा वैसे यह सर्पी वलय घूमेगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं? इसी सर्पी वलय पे एक कार्बन का ब्रश लगा देते हैं। यहाँ पर एक कार्बन का ब्रश लगा देते हैं, उसी प्रकार से एक कार्बन का ब्रश इधर लगा देते हैं। इतना बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए है क्या है? सर्पी वलय है। यह सर्पी वलय इस आर्मेचर के साथ ऐसे ऐसे घूम रहा है, यह सर्पी वलय आर्मेचर के साथ ऐसे ऐसे घूम रहा है। तब जो कार्बन का ब्रश होता है कुछ इस प्रकार से लगा होता है, कुछ इस प्रकार से लगा होता है। यानी कि जब यह घूमेगा सर्पी वलय, जब सर्पी वलय घूमेगा या छल्ला इसको बोल सकते हैं, जब घूमेगा तो जो कार्बन का ब्रश ऐसे रहेगा, यानी यह घूमेगा भी और जो यह कार्बन का ब्रश है उससे स्पर्श भी रहेगा। यानी कि अब मेरा दोनों काम हो जा रहा है, यानी कि यह आर्मेचर भी घूम जा रहा है, सर्पी वलय भी उसके साथ घूम रहा है, लेकिन जो कार्बन का ब्रश है वह ऐसे रहेगा, वह ऐसे रहेगा। इतना बात समझ में आया? ऐसे रहेगा, यानी कि जो कार्बन का ब्रश है ऐसे रहेगा, या घूमेगा या इस पे स्थिर रहेगा। कार्बन का ब्रश केवल उस पे फिसलेगा। बात समझ में आया? जो कार्बन का ब्रश होगा केवल उस पे स्लिप खाएगा, और उसी कार्बन के ब्रश का संबंध होता है तार से होता है, जहां पर हमको धारा देनी होती है। तो सिंपली अब यह सर्पी वलय घूमेगा, लेकिन जो कार्बन का ब्रश होता है उसके साथ इस प्रकार से अटैच होता है कि वह घूमता नहीं है, बस केवल स्लिप करता है। ठीक, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं।
अब देखिए, जब यह कार्बन का ब्रश सर्पी बलय पे स्लिप करता है तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि जो कार्बन का ब्रश वह घिस जाता है। बात समझ में आया? जैसे कि आप लोग ने देखा होगा, जो साइकिल का पहिया होता है उसके नीचे मतलब उसका जो रिम होता है उसको साफ करने के लिए ब्रश लगा होता है। तो जो ब्रश होता है वह स्थिर होता है और पहिया घूमता रहता है, जिससे जो उसका रिम होता है वह साफ हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से यह जो कार्बन का ब्रश है उसी प्रकार से ये भी लगा होता है। मान लीजिए यह पहिया घूमेगा और यह जो ब्रश है वह स्थिर रहेगा। ठीक, यानी कि अब क्या हुआ, इस तार से करंट आया कहां? सर्पी बलय पे आया, और सर्पी बलय से करंट कहां गया? कार्बन ब्रश पे गया। ठीक, अब यह कार्बन से कहां आ गया करंट? इस बल्ब में आ गया, जो हमको धारा मिल जाएगी और बल्ब जलने लगेगा। बात समझ में आया? इसको एक बार अच्छे देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पर दो प्रबल चुंबक होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक, और उसके बीच में यहाँ पर देख लेते हैं। पहले इसका देता है बनावट लिखने के लिए, बनावट। ठीक, बनावट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम लोग प्रबल चुंबक। प्रबल चुंबक। ठीक, तो प्रबल चुंबक में क्या होता है? जिसमें दो प्रबल चुंबक होते हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। ठीक, अब फिर उसके बाद आता है आर्मेचर, या फिर लिथियम आर्मेचर। आर्मेचर, तो आर्मेचर क्या होता है? ये सब क्रिया, यह सब है इसके बनावट में है। पहले प्रबल चुंबक हो गया, अब क्या हुआ? आर्मेचर। आर्मेचर में क्या होता है? जो आर्मेचर होता है वह नर्म लोहा, अभी आप लोगों को बताएं, जो नर्म लोहा होता है उसी के ऊपर कॉपर का तार लगा होता है। यानी कि जो आर्मेचर होता है नर्म लोहे के ऊपर कॉपर के तार को लपेटकर उसको आयताकार बनाया जाता है। ठीक, अब उसको आर्मेचर भी बोलते हैं, कुंडली भी बोलते हैं। ठीक, अब उस कुंडली को हम लोग क्या करते हैं? दोनों चुंबक के बीच में रख देते हैं। ठीक, अब जो यह होता है, जो आर्मेचर होता है दोनों चुंबक के बीच में घूमता है। फिर क्या होता है? फिर हमको वहां पर करंट उत्पन्न हो जाता है, लेकिन तार को टूटने से बचाने के लिए हम लोग सर्पी बलय और कार्बन ब्रश का प्रयोग करते हैं, जिससे कि वह तार टूटे ना। ठीक, यानी कि जब यह घूमेगा आर्मेचर जो है दोनों चुंबक के बीच में, तो यहाँ तो तार एंड का टूट जाएगा। लेकिन जब हमें सर्पी बलय लगा देंगे जो तांबे का बना होता है, इसको तांबे का छल्ला भी बोलते हैं, और फिर उसके बाद कार्बन का ब्रश यहाँ लगा देते हैं। जैसे कि अभी हम बताएं आप लोग को, जो साइकिल का रिम होता है वहां पर एक ब्रश लगता है दोनों साइड में। जब वह साइकिल का पहिया चलता है तो रिम उसको साफ होता रहता है, लेकिन जो ब्रश होता है स्थिर रहता है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि यह पहिया चल रहा है या फिर आर्मेचर के साथ छल्ला घूम रहा है, और जो कार्बन का ब्रश क्या है? स्थिर है। ठीक, अब इसका संबंध कहाँ होता है? बल्ब से, जिससे कि यह घूम भी जाएगा और कार्बन का ब्रश उस पर स्लिप करेगा। बात समझ में आ गया? ठीक, अब इसमें एक कंडीशन आता है। यहाँ पर तो आर्मेचर के बारे में हो गया, प्रबल चुंबक के बारे में। फिर तीसरा हम लोग क्या देखे हैं? सर्पी बलय के बारे में। सर्पी बलय व कार्बन ब्रश के बारे में, कार्बन ब्रश के बारे में। ठीक, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन अब यह घूमता कैसे, इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह यहाँ पर रखा हुआ है, ऐसे यहाँ पर रखा हुआ आर्मेचर मान लीजिए है। जब यह आर्मेचर ऐसे रहेगा फिर ऐसे घूमेगा। इतना बात समझ में आया? जैसे कि यह आर्मेचर ऐसे है और ऐसे क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो होगा क्या कि एक बार मान लीजिए ऐसे है, फिर ऐसे घूमकर ऐसे आएगा, फिर ऐसे घूमकर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे घूमकर जाएगा, फिर ऐसे घूमकर जाएगा। इतना बात समझ में आया? यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि
ऐसे इस कंडीशन में देख लीजिए, मान लीजिए चुंबक है, यह चुंबक है, दोनों साइड में चुंबक है और एक बार ऐसे घूम रहा है, इसी में यह कुंडली ऐसे घूम रहा है। ठीक, जब यह घूमेगा ऐसे, जब घूमेगा तो एक बार तो यह ऐसे रहेगा, एक बार ऐसे रहेगा, तो यानी कि यहां से चुंबक का मान बहुत ज्यादा जाएगा ना अंदर, जो इसमें चुंबक का प्रबल बोले या चुंबकीय फ्लक्स बोले, एक बार तो ज्यादा जाएगा ऐसे, जब इस कंडीशन में आएगा घूमकर तो बहुत कम जाएगा। ठीक, बहुत कम जाएगा। तो सीधी सी बात है, ज्यादा कुछ देखना, बस इतना ही लिखना है कि इसमें 2 बार चुंबक का या फिर धारा का मान अधिकतम होता है और 2 बार न्यूनतम होता है, बस। यानी कि हमको पहले बनावट में क्या लिखना है, प्रबल चुंबक के बारे में आप लोगों ने देखा, आर्मेचर के बारे में क्या होता है, नर्म लोहे के ऊपर कापर का तार लपेटा होता है, फिर सर्पी वलय क्या होता है, इसका काम क्या होता है, सर्पी वलय का इतना ही काम होता है, वह तांबे का जो छल्ला भी बोलते हैं वह तांबे का बना होता है। ठीक, उसका काम इतना ही होता है कि वह तार को टूटने से बचाता है, बस। ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे, क्रिया विधि, क्रिया विधि। तो अब क्रिया विधि में क्या होता है, क्रिया विधि में इतना ही लिखना है कि जब चुंबक का प्रभाव या चुंबकीय फ्लक्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है और आर्मेचर उसके बीच में घूमता है, तो यह उसके फ्लक्स को या उसके प्रभाव को काटता है। यानी कि जब चुंबक का प्रभाव या चुंबकीय फ्लक्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा और इसके बीच में यह घूमेगा तो उसके प्रभाव को काटेगा। ठीक, तो वह जितना काटेगा उतना ही धारा उत्पन्न होगा, अभी आप लोगों ने सुना। फिर उसके बाद और क्या, इसमें 2 बार वह अधिकतम काटेगा और 2 बार न्यूनतम काटेगा, बात समझ में आ रहा है। यानी कि जो आर्मेचर है 2 बार अधिकतम काटेगा और 2 बार न्यूनतम काटेगा। कुछ इस प्रकार से देखिए, जैसे कि मान लीजिए यह है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए यह एक नॉर्थ पोल है या एक साउथ पोल है और इसी के बीच में क्या है, यह आर्मेचर है, घूम रहा है आर्मेचर, ऐसे 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 घूम रहा है। तो यहां पर देखिए, जब यह ऐसे होगा तब यहां से जब जो चुंबकीय प्रभाव यहां से यहां जाएगा, जो यहां से यहां जाएगा वह इसमें बहुत कम कटेगा, यानी कि इस आर्मेचर से बहुत कम कटेगा। लेकिन जैसे ही ऐसे होगा यह आर्मेचर, तो यहां से जो प्रभाव यहां जाएगा इसके द्वारा बहुत ज्यादा कटेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो प्रभाव यहां से यहां जाएगा इसमें से मैक्सिमम होकर जाएगा इस वाले से, लेकिन जब इस कंडीशन में होगा तो बहुत न्यूनतम जाएगा। बात समझ में आएगा। यानी कि पहले ऐसे रहेगा, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि यह 2 बार अधिकतम होगा और 2 बार न्यूनतम होगा। ठीक, बस यही इसका क्या था, क्रिया विधि। ठीक, यह बोर्ड एग्जाम में हर साल 7 या 6 नंबर का देता है, जो हर बार पूछता है। ठीक, यह 2020 में भी आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और इसको एकदम अच्छे से समझिए। अगर एक बार ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक।